हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज हमारी सीडीपी सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है उसकी आज क्लास नंबर 6 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस थ्योरी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है और ये जो थ्योरी है कनेक्शनिज़म थ्योरी के अंतर्गत आती है। कनेक्शनिज़म यानी कि इसमें कनेक्शन के बारे में बात की गई है। कनेक्शन किस चीज़ के बीच में? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। स्टिमुलस का मतलब है कि कोई भी उद्दीपन जो हमें दिखाया जाता है, जैसे कि क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा रहा है और टीचर जब जो बच्चों को जो नॉलेज दे रहा है, बाद में वो क्या करता है, उनकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए उनसे फीडबैक लेता है। तो बच्चे उस फीडबैक को बहुत अच्छे से दे पाते हैं, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर वो अच्छे से कर पाते हैं। वो क्या हुआ, उनका रिएक्शन हुआ। तो स्टिमुलस जो नॉलेज टीचर ने प्रोवाइड की और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर जो बच्चे दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ, उसको रिएक्शन के फॉर्म में मिला। तो कनेक्शन बन जाता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। इसीलिए यहाँ पर भी हम देखेंगे, इस थ्योरी में भी बात की गई है, इस थ्योरी में बात की गई है स्टिमुलस रिस्पॉन्स की और स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है या बॉन्डिंग हो रही है, इसीलिए इस थ्योरी को SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से। तो और भी बहुत सारे नामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है। हम आज की क्लास में इसे बहुत डिटेल में करेंगे और साथ ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनको भी सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के एस्टेट के क्वेश्चंस हो, उनको भी मैंने एनालाइज़ किया है। उनमें भी बहुत बार मतलब मोस्टली एक से दो क्वेश्चन जो हैं सीडीपी में ट्रायल एंड एरर थ्योरी से कुछ ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखा जाता है। सीटेट में भी ये इम्पोर्टेंट है और DSSS में भी। साथ ही जो बीएड के विद्यार्थी हैं, बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो थ्योरी एग्ज़ाम के लिए कवर कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, ये जो है लर्निंग थ्योरी या लर्निंग पैराडिगम्स नाम से हमारी एक यूनिट है, उसमें भी ये फर्स्ट टॉपिक है कनेक्शनिज़म थ्योरी। तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें इजी कंप्लीट नोट्स जो है, और वो भी बाईलिंगुअल फॉर्म में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने यहाँ डालने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो, आप लोगों को जो है नोट्स प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत ना पड़े। और साथ ही आपके क्वेश्चन जो हैं उनकी भी प्रैक्टिस जो है हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हो, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरी के बारे में, या थ्योरी जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने जो है बात की पियाजे थ्योरी की, हमने बात की कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की, हमने बात की वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, हमने लास्ट लेक्चर हमने कवर किया एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो ये जो थ्योरी है, इस वर्ड से हम क्या समझते हैं? सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत का मतलब है कि मतलब हम एक बहुत ही, जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, विस्तृत भंडार है, मतलब ज्ञान का बहुत विस्तृत भंडार है, और इतनी सारी नॉलेज को हम जो है लोगों को दे नहीं सकते, मतलब उस प्रॉपर फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमने रिसर्च किया उसे एज इट इज़ हम लोगों तक उसे प्रोवाइड नहीं करा सकते, पहुंचा नहीं सकते। तो उसका हम सारांश रूप जो है उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो उसी सारांश रूप को हम क्या बोलते हैं? थ्योरी बोलते हैं। तो यह ज्ञान के क्षेत्र तक पहुंचने का साधन है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपना मत प्रतिस्थापित करता है, यानी कि जो हमारा रिसर्च का रिज़ल्ट निकला उसको एज अ इन द फॉर्म ऑफ समरी हम जो है लोगों को बताते हैं कि हमने ये रिसर्च किया और इसका जो है ये रिज़ल्ट निकला, और वो रिज़ल्ट जो है हमारे किस तरीके से काम आ सकता है। तो सिद्धांत ज्ञान के विस्तृत भंडार को सारांश रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन हम जब किसी वास्ट नॉलेज को हम जो है हम जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में जब लोगों को दे रहे हैं, हम ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसकी शुद्धता पर कहीं ना कहीं जो है प्रभाव ज़रूर पड़ता है। उस ज्ञान की शुद्धता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो सिद्धांत जो है, अब हमने बात की यहाँ पर कनेक्शनिज़म की, कनेक्शनिज़म थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हमारे पास अगर हम थ्योरीज़ को क्लासिफाई करें तो बेसिकली जो है हमारी जो थ्योरीज़ हैं वो बेसिकली हम बात करें तो बिहेवियरिज्म थ्योरीज़ भी होती हैं, कॉग्निटिविज़म भी होती हैं, कंस्ट्रक्टिविज़म भी और कनेक्शनिज़म भी।
तो इसके अंदर हम बात करें कनेक्शनिज़म थ्योरी के अंदर हम बात करें, कनेक्शनिज़म थ्योरी जो है बिहेवियरिज़म कनेक्शनिज़म थ्योरी जो है संबंधवाद का सिद्धांत। तो ये इन चीज़ों को क्लासिफाई क्यों किया गया, तो मनोवैज्ञानिकों ने ये समझाने की कोशिश की कि लोग कैसे सीखते हैं और क्यों सीखते हैं। तो उन्होंने इन चीज़ों का, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स किए, बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए और कंक्लूजन्स निकाले। और वो कंक्लूजन्स जो है हमें सीखने के तरीके बताते हैं कि हम कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं लर्निंग के, जिनमें हम बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। और इन्हीं सीखने के सिद्धांतों को ही लर्निंग थ्योरीज कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं अधिगम के, और उन्हीं अलग अलग तरीक़ों के बेसिस पे ये थ्योरीज जो है वो बनाई गई हैं। ये जो थ्योरीज़ है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज़म, बिहेवियरिज्म जो है व्यवहारवाद का सिद्धांत, जो कि व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। संज्ञानवाद जो कॉग्निटिविज़म है, ये हमारे मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। कंस्ट्रक्टिविज़म थ्योरी जो कि हमने पढ़ी भी थी, वाइगोत्स्की थ्योरी, उसके बारे में बताता है। रचनात्मकता वाद का सिद्धांत, तो कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो स्वयं करते हैं, अपने अनुभवों के द्वारा सीखते हैं बच्चे। और लास्ट है कनेक्शनिज़म थ्योरी, यानी कि जो हम बात कर रहे थे संबंधवाद का सिद्धांत, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित करना। तो इसमें हम बात करें कनेक्शनिज़म थ्योरी की, क्योंकि हमारी जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, वो कनेक्शनिज़म थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। और इसे दिया किसने था, E.L. थॉर्नडाइक ने जो है इसे इसका प्रतिपादन किया था 1898 में। तो ये पॉइंट्स अब हम जो है नोट करते जाएंगे साथ के साथ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक प्रिंसिपल के नाम से भी ये जाना जाता है। और इसके अनुसार क्या है, मानवों और जानवरों की सीखने की प्रक्रिया बहुत जो है हद तक सेम होती है, और जो है ट्रायल और एरर यानी कि भूल और प्रयास पर जो है वो निर्भर करती है। तो इसे जो है प्रूव करने के लिए तो हम जो है इसमें जानवरों पर प्रयोग किए गए थे, जो कि बहुत प्रसिद्ध भी हुए। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, कनेक्शन बन रहा है। कनेक्शन बनने की वजह से इसे कनेक्शनिज़म, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक ने जब एक्सपेरिमेंट किया, थॉर्नडाइक ने कहा कि सीखना जो है संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित करना। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य और पशु दोनों ही प्रयास और भूल के द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे हम बार बार ट्रायल्स लेते जाएंगे, जैसे जैसे हम बार बार किसी काम को करने का प्रयास करेंगे, वैसे वैसे हमारे जो एरर्स हैं, हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो त्रुटियां हैं, वो कम होती जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य अपनी भूलों से जो है वो सीखता है। जितनी ज़्यादा वो भूल करता है, भूल कर बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करके वो क्या करता है, सीखता है। तो थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को जो है प्रूव करने के लिए, सत्यापित करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, एक्सपेरिमेंट ऑन अ हंगरी कैट बाय थॉर्नडाइक। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने, आप देख भी रहे होंगे इस इमेज के अंदर, उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था। और ये बॉक्स ऐसा था कि इसके अंदर एक लेवर लगा हुआ था, एक चिटकनी लगी हुई थी, जो कि दरवाजे को बंद करती थी। और इस चिटकनी के साथ ही एक लेवर कनेक्टेड था, जिसके ऊपर पैर पड़ते ही ये दरवाज़ा जो है वो खुल जाता था। ये लेवर जो है आप देख भी रहे होंगे इमेज के अंदर। तो बॉक्स के बाहर उसके सामने क्या रख दिया गया, बिल्कुल इस बॉक्स के सामने जो है एक बर्तन रख दिया गया, जिसके अंदर मछली का टुकड़ा वहाँ पर रखा गया। और इतनी दूरी पर रखा गया कि जो बिल्ली थी वो इसे प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सामने इसे देख सकती थी। तो मछली का टुकड़ा जो बाहर पड़ा हुआ था, और बिल्ली जो है वो भूखी थी, तो उसकी उत्तेजना बढ़ी और वो बार बार प्रयास करने लगी कि कैसे ना कैसे करके वो इस बॉक्स से बाहर निकले और इस मछली के टुकड़े को प्राप्त करके अपनी भूख को शांत करे। तो उसने बहुत सारी मूवमेंट्स की, बार बार बाहर निकलने की कोशिश की, उसने उछल कूद की, बहुत सारे रिएक्शंस किए। आप देख रहे होंगे यहाँ स्टिमुलस का काम कौन कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है जो इस बॉक्स के बाहर ये जो बर्तन रखा हुआ है, जिसके अंदर मछली का टुकड़ा रखा है, ये उस बिल्ली के लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है। और इस स्टिमुलस को देखकर बिल्ली जो है वो उछल कूद कर रही है, रिएक्शंस दे रही है, अनुक्रियाएं कर रही है।
तो इधर उधर वो पंचे मार रही है, उछल कूद कर रही है। तो उसने इसे हाथ से खींचने का भी प्रयास किया, उसने इस लेवर को खींचने का प्रयास किया, उसने लेट कर उसे खींचने का प्रयास किया। बहुत सारे प्रयासों के बाद संयोगवश उसका पैर जो है उस चिटकनी पर, उस लेवर पर पड़ गया और जो है वो चिटकनी खुल जाती है, बॉक्स खुल जाता है, उसका दरवाज़ा खुल जाता है और वो बाहर आकर मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है, अपनी भूख को शांत करती है। तो थॉर्नडाइक ने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया गया। इस एक्सपेरिमेंट को लगातार 10 दिन तक जो है थॉर्नडाइक ने किया और उसे कुल 5 प्रयास जो है 5 बार उस एक्सपेरिमेंट को दोहराया 10 दिन के अंदर। तो जैसे जैसे वो प्रयास करवा रहा था तो धीरे धीरे उसकी भूल की संख्या जो है वो कम होती गई और बार बार दोहराने पर एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि जब जैसे ही बिल्ली को उस बॉक्स के अंदर रखा जाता, वो तुरंत उस लेवर पर अपना पैर रखकर उस दरवाजे को खोल लेती और बाहर आकर मछली का भोजन जो है वो प्राप्त कर लेती। तो जब बार बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो बिल्कुल अंत में ऐसा हुआ कि एक ही बार में उसने वो बॉक्स खोलना सीख लिया बिना किसी गलती के। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया और उसमें जो हम बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट, तो इन्हें ध्यान से समझें। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट समझा है तो उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम देखें कि इसके अंदर कुछ ना कुछ आवश्यक तत्व है। यहाँ पर हम बात करें अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या था, बिल्ली ने क्यों रिएक्शन दिया, बिल्ली ने क्यों बहुत सारी अनुक्रियाएं की, तो उसके लिए मोटिवेशन का काम क्या था, भूख। क्योंकि भूख जो है मतलब वहाँ पर उसके लिए ड्राइव का काम कर रही थी और वो भूख जो है उसी वजह से बिल्ली जो है पिंजरे से बाहर आना चाहती थी और उस मछली को जो कि उद्दीपन का काम कर रही थी उसे खाना चाहती थी। तो उसको प्राप्त करने के लिए मोटिवेट कौन कर रहा है, उसकी भूख। तो अगर ऐसी बिल्ली को बॉक्स में रखा जाता जो कि बिल्कुल ही जो है संतुष्ट थी, जिसे भूख नहीं लगी थी, तो अगर ऐसी बिल्ली को हम बॉक्स के अंदर रखते तो उसे कोई मोटिवेशन नहीं होता और उसे उस सामने पड़ी मछली में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। दूसरा हम बात करें एलिमेंट इसका अवरोध, बैरियर और ऑब्स्टेकल, जो कि सलाखें। आप देख रहे होंगे उस पिंजरे के अंदर सलाखें लगी हुई थी जिसके माध्यम से जो है वो आर पार देख पा रही थी। तो वो बैरियर का काम कर रही थी वो सलाखें। अगर हमारी किसी भी उद्देश्य में कोई बाधा नहीं होगी तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर वो सलाखें उसके बीच में नहीं होती तो वो डायरेक्ट उस मछली को उस मछली को जैसे ही उसके सामने वो मछली रखी जाती तो वो उसे उठाकर खाकर जो है अपनी भूख को शांत कर लेती। तो वो कुछ सीख नहीं पाती, वो दरवाज़ा खोलना नहीं सीख पाती। तो जब तक हमारे उद्देश्य की पूर्ति के बीच में कोई बाधा नहीं होगी तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो बाधा होगी तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे और कुछ ना कुछ लर्निंग हमारी होगी। नेक्स्ट जो है अनियमित अनुक्रियाएं, रैंडम मूवमेंट्स में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपने देखा होगा बिल्ली भूखी थी और उसने बहुत सारी अनियमित अनुक्रियाएं की, रैंडम मूवमेंट्स की। और ये रैंडम मूवमेंट्स जो है उसके लिए कुछ ना कुछ सहायक ही सिद्ध हुई, क्योंकि बाय चांस उसका जो पैर है उस लेवल पर पड़ गया और उसकी जो समस्या था उसका समाधान वहाँ पर हो गया। नेक्स्ट हम बात करें एलिमिनेशन ऑफ रोंग रिस्पॉन्सेज, व्यर्थ अनुक्रियाओं को दूर करना। तो ये जो एलिमेंट है वो हमें क्या कह रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल्स जो है करेंगे तो हमारे जो रोंग रिस्पॉन्सेज है, जो हमारी व्यर्थ की अनुक्रिया है, उनको हम धीरे 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 करके कम करते जाएंगे। नेक्स्ट है आकस्मिक सफलता, जो चांस सक्सेस है, कि हमने निरर्थक अनुक्रियाएं की हैं, रैंडम मूवमेंट्स की हैं, तो उसमें बाई चांस जो है उस लेवर पर उसका पैर पड़ा और वो जो है लेवर के ऊपर पैर पड़ते उसका दरवाज़ा जो है वो खुल गया, तो आकस्मिक रूप से उसे सफलता मिल गई है। तो यहाँ चांस सक्सेस भी एक एलिमेंट है। नेक्स्ट है सही अनुक्रिया का चयन, सिलेक्शन ऑफ राइट रिस्पॉन्स। तो उन निरर्थक अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया का चयन किया जाता है और ये कैसे होगा, बार बार प्रयास करने से होगा। यानी कि वह व्यवहार जिसके द्वारा बॉक्स की चटनी और दरवाजे खुल जाते हैं, वो व्यवहार बार बार प्रयास करने से उस बिल्ली ने सीखा है। नेक्स्ट है फिक्सेशन जो लास्ट में जो उसने सीख लिया कि किस तरीके से उसे दरवाज़ा खोलना है।
तो वही उस बिहेवियर को वो वहाँ पर क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है, जब हम निरंतर प्रयास करते करते हुए अपनी त्रुटियों को, अपनी भूलों को कम करते चले जाते हैं, अपने रॉन्ग रिस्पॉन्सेज के जगह पर हम करेक्ट रिस्पॉन्सेज को करना सीख जाते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे ट्रायल एंड एरर थ्योरी के, जो कि इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस थ्योरी का, लॉज ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज क्या कहते हैं? प्राइमरी लॉज जो है ये इसके ऊपर मतलब बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये, और इनके ऊपर क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता ही है। सबसे पहले इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है थॉर्नडाइक के प्रमुख नियमों में से एक नहीं है। तो ये 3 दे दिए जाएंगे और इनमें से एक चौथा कोई भी ऐड कर दिया जाएगा, तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा नहीं है। तो आप इसे बहुत अच्छे से देखें, समझें और याद करें। प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज, दो तरीके के लॉज जो हैं थॉर्नडाइक ने दिए हैं। प्राइमरी लॉज में क्या है, प्रमुख नियम जो कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, REE, यानी कि रेडीनेस, इफेक्ट और एक्सरसाइज, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये कुछ सेकेंडरी लॉज भी जो हैं थॉर्नडाइक ने दिए हैं, जिसमें से है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है। साहचर्य परिवर्तन का नियम, फिर है लॉ ऑफ रिसेंसी नवीनता का नियम, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सिमुलस उद्दीपन के तीव्रता का नियम। इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 कवर करेंगे। लॉ ऑफ प्राइमेसी प्राथमिकता का नियम। तो इनके नाम जो है वो बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा प्राइमरी लो है और कौन सा सेकेंडरी लो है। चलिए 1 बाय 1 इनमें बात कर लेते हैं हम। प्राइमरी लोज कौन से होते हैं, प्रमुख नियम कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। यानी कि जब तक हम या जब तक कोई भी व्यक्ति, जब तक कोई भी बच्चा कुछ सीखने के लिए रेडी नहीं होगा, तब तक वो जो है उससे सीख नहीं सकता, तब तक हम उसे कोई काम नहीं करा सकते। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे से कोई भी काम कराना है तो हमें सबसे पहले उसे रेडी करना पड़ेगा। आप देखो कि प्राइमरी लेवल पे भी बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो उन्हें सब पहले प्रिपेयर किया जाता है, उनके लिए बहुत सारे मेथड्स जो हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रिपेयर की जाती है, उन्हें रेडी किया जाता है, तभी जाकर हम उन्हें कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि जो प्राइमरी लॉज हैं, सबसे पहले जो लॉ ऑफ रेडीनेस है, तो इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति कुछ सीखने के लिए तत्पर होता है तो वो बहुत जल्दी से उसे सीख लेता है और उसमें संतुष्टि भी अर्जित कर लेता है, उसमें सेटिस्फेक्शन भी उसको होती है। इसका जो दूसरा नाम है, ये भी आप इसे ध्यान रखें, लॉ ऑफ मोटिवेशन। लॉ ऑफ मोटिवेशन भी इसे कहा जाता है, इस नियम को प्रेरणा का नियम भी कहा जाता है। तो इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करें, शैक्षिक उपयोगिता, ध्यान व रुचि पैदा करना। तो बच्चे को तैयार करने के लिए, बच्चे को जो है तत्पर करने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो भी डेवलप करेंगे। तो उसके लिए उससे उससे क्या होगा, उसकी अटेंशन जो है वो हम गेन कर पाएंगे और साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। दूसरा, जिज्ञासा पैदा करना, अराउजिंग क्यूरियोसिटी, बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करना, उसके सामने ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करना ताकि उसे जो है क्यूरियोसिटी हो कि आगे क्या होगा। इस तरीके के जो है एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट करना। साथ ही विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। हम बच्चों को मोटिवेट करके ही बच्चों को तत्पर कर सकते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, और इससे बच्चे जो हैं बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से वो चीज़ सीख लेते हैं जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। रेडीनेस फॉर न्यू नॉलेज, नए ज्ञान के लिए तैयारी हम कराते हैं इस लॉ के माध्यम से, और ज़बरदस्ती हम किसी ये बच्चे से कोई भी कार्य नहीं करा सकते। तो ये जो लॉ है, बहुत बार इस पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कोई भी सिचुएशन, क्लासरूम सिचुएशन दे दी जाएगी और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सिचुएशन है वो किस लॉ को दर्शाती है, किस नियम का जो है ये किस नियम को दर्शाती है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है कि लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि बच्चों को तैयार करना, बच्चों की तैयारी
बच्चों को तैयार करना कुछ नया सिखाने के लिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। इसको प्रसन्नता और दुख का नियम भी कहा जाता है। ये जो इनके जो दूसरे नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको बताए जा रहे हैं, लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन, जैसे हमने पीछे पढ़ा लॉ ऑफ रेडीनेस को लॉ ऑफ मोटिवेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। यहाँ पर कोई भी स्लाइड ऐसी नहीं है जिनमें से क्वेश्चन ना बन रहा हो, और हर एक छोटे छोटे पॉइंट को कवर करने की कोशिश की गई है ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो छूटे नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बने हुए हैं तभी यहाँ पर डाले गए हैं, और साथ ही आप इनको थ्योरी का अगर एग्ज़ाम आप कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आप इसे लिख सकते हो। तो इस नियम को प्रसन्नता एवं दुख का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट जो है वो हमें पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा। जैसे कि कोई काम ऐसा होता है जिसको करके हमें प्रसन्नता होती है, या कोई काम ऐसा होता है जिसे हमें करना पड़ता है लेकिन हम उसे करके खुश नहीं होते। तो संतुष्टि और प्रसन्नता से जुड़े कार्यों को हमें बार बार हमें करने का मन करता है, और इससे हम अपनी अधिगम प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इसकी शैक्षिक उपयोगिताओं के बारे में हम बात करें तो इससे हमारे डिज़ायरेबल सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, उचित मनोभावों का विकास होता है, क्योंकि हम किसी काम को करने में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, किसी काम को करने से हमें संतुष्टि मिल रही है, तो हमारे जो है हमारे अंदर डिज़ायरेबल सेंटिमेंट्स जो है वो डेवलप होंगे। साथ ही रुचि का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कोई भी काम जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, कोई भी काम जो है करने में हमें इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो जो है उसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा पड़ेगा, उससे करके हमें बहुत खुशी मिलेगी, और वो कुछ भी चीज़ हम याद कर रहे हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगी, और वो बहुत लंबे टाइम तक हमें याद भी रहेगी। नेक्स्ट है पुरस्कार और दंड के सिद्धांत की निर्भरता, कि कोई भी काम हम बच्चे से करा रहे हैं, और जब बच्चा उस काम को अच्छे से करता है तो हम उसे कुछ ना कुछ पुरस्कार देते हैं, और अगर उस काम को अच्छे से नहीं करता तो हम उसे क्या पनिशमेंट, कुछ ना कुछ पनिशमेंट उसे देते हैं। तो वो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के इफ़ेक्ट डालता है, तभी जो है बच्चा किसी काम को करने में प्रसन्नता जो है महसूस करता है, और अगर वो अच्छे से नहीं कर पाता तो उसे दुख होता है, पेन जो है वो महसूस करता है। नेक्स्ट है अच्छी आदतों का निर्माण। तो बच्चों को इस नियम का प्रयोग करके हम बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स जो है वो भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लॉ है इसके अंदर थर्ड लॉ, प्राइमरी लॉ का थर्ड जो लॉ है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को दो उपनियमों के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ ये एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। तो इस नियम को दो उपनियमों के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन में बनता है यहाँ पे इस तरीके से कि कौन सा ऐसा नियम है या जिसके जो है दो उपनियम है, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। तो हमें ध्यान रखना है कि ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, अभ्यास का नियम है। अब लॉ ऑफ यूज़ क्या कहता है? लॉ ऑफ यूज़ क्या कहता है? उपयोग का नियम, यानी कि हम कोई भी काम बच्चे को करा रहे हैं या कोई भी विषय जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी उपयोगिता को बताना चाहिए। तो जब बच्चे को लगेगा कि वो चीज़ करने में उसे बेनिफिट है, वो चीज़ करने में उसके लिए वो उपयोगी है, वो बाद में उसके लिए हेल्पफुल रहेगी, जब वो उसकी उपयोगिता को समझेगा तो उस काम को वो बार बार करेगा। अगर हम किसी कार्य को का अभ्यास करते हैं या उसे बार बार करते हैं तो उससे हम बहुत सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं, और फिर उस कार्य में हम कुशल हो जाते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या कहता है? अनुपयोग का नियम, कि कोई भी काम हमारे लिए अनुपयोगी है, कोई भी काम हमारे लिए जो है आगे जाकर वो हमारे लिए कोई भी जो है यूज़ का नहीं रहने वाला, तो उस कार्य को करने में हमें कोई रुचि नहीं होती, तो मनुष्य उस कार्य को करने में रुचि नहीं लेता। तो इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर हैबिट्स को फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम उसे अच्छी आदतों की उपयोगिता बताएं तो वो बार बार उन आदतों को दोहराएगा और अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाने की वो कोशिश करेगा।
इससे बच्चे की हैंड राइटिंग में सुधार लाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग का उसे यूज़ बताकर हम उसकी हैंड राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बच्चा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं करता, शब्दों का उच्चारण अच्छे से नहीं कर रहा, तो उसे उसका यूज़ बताकर, उसे उसकी उपयोगिता बताकर हम बच्चे की बार बार प्रैक्टिस करा सकते हैं ताकि वो शुद्ध उच्चारण कर सके। बार बार बच्चे की प्रैक्टिस कराएंगे तो उसकी भूलने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम होगी। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड आर्ट्स। तो उसकी उपयोगिता बताकर हम बच्चों को बार बार प्रैक्टिस कराएं और उससे बच्चे की बहुत सारी जो स्किल्स जो है वो भी डेवलप हम करा सकते हैं। फिर है हमारे सेकेंडरी लॉज। सेकेंडरी लॉज में हमें जो है नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है, हमारा जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, यानी कि बहुविध अनुक्रिया का नियम। जैसे कि हमने देखा बिल्ली ने बहुत सारी अनुक्रियाएं की, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज किए। पिंजरे को खोलने के लिए उसने पिंजरे से बाहर हाथ निकाल कर, उसे खींच कर, इधर उधर घूम कर, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उसे खोलने का प्रयास किया। तो उससे क्या हुआ, चाहे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उसने प्रयास किया, और जब उस प्रयास में उसे सफलता मिली तो वो भी उस किस वजह से मिली, उसने बार बार अनुक्रियाएं की। तो बार बार अनुक्रियाएं हम करते हैं, जब भी हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो हम उसे जो है उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। एक बार हमें सफलता नहीं मिली तो हम फिर प्रयास करते हैं, फिर प्रयास करते हैं, जब तक हमें सफलता नहीं मिलती हम बार बार उसका प्रयास करते हैं, तभी हमें कुछ ना कुछ सफलता मिलती है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मेंटल सेट। लॉ ऑफ मेंटल सेट यानी कि मानसिक स्थिति। तो वही बात है, हमने पढ़ा था कि जब तक हम हमारे माइंड में ये सेट नहीं होगा कि हमें पढ़ना है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, तब तक हम उस काम को हम जो है अपनी स्टडीज़ को जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। हम हर रोज़ अगले दिन पर उसे टाल देंगे कि हम कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं है। तो हमें अपना मेंटल सेट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाना होगा कि हमें आज इतना कंटेंट जो है वो कवर करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, तभी हम उस कंटेंट को जो है पूरा अपना कर पाएंगे। नेक्स्ट है साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान को दूसरी स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। एक स्थिति में हमने उस ज्ञान का यूज़ किया, इन फ्यूचर हम दोबारा से ऐसी कोई स्थिति देखते हैं तो उसमें भी उस ज्ञान का उपयोग जो है हम कर सकते हैं। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव शिफ्टिंग। नेक्स्ट हम बात करें नवीनता का नियम, लो ऑफ रिसेंसी, की हाल ही में कोई काम हुआ है, हाल ही में कोई घटना घटित हुई है, हाल ही में हमने कुछ सीखा है, तो वो चीज़ हमें अच्छे से याद रहती है, जबकि पुरानी चीज़ें हमें अच्छे से याद नहीं रहती, जब क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। नेक्स्ट है प्राथमिकता का नियम, लो ऑफ प्राइमेसी। पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हम सब ने सुना है ये चीज़। तो हम जो है अपना आरंभिक अवस्था में जो अर्जित प्रभाव होता है वही स्थायी होता है। कि हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में उसे बहुत अच्छे से करें तो एंड तक हमारी अच्छे तरीके से कंप्लीट होगी। उत्तेजक की तीव्रता का नियम, लो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। तो यानी कि हमारा जो उत्तेजक है या हमारा जो स्टिमुलस है, हमारा जो उद्दीपन है वो तीव्र है, उसकी बार बार उसके सामने, उसका जैसे बिल्ली को जो है वो मछली का टुकड़ा दिखाई दे रहा था तो उसकी अनुक्रिया भी बहुत तेज़ हो गई थी, और दूसरा उसे भूख बहुत तेज़ से लगी थी। तो अगर वो हमारा स्टिमुलस जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो हमें रिएक्शंस भी देखने को मिलेंगे। अगर हमारा स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारा रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा पुअर होगा। तो ये हमारे लॉज थे सेकेंडरी लॉज। सेकेंडरी लॉज के बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एजुकेशन में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जो है क्लास में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस थ्योरी का, इस सिद्धांत का यूज़ कर सकते हैं। क्लास में हम बच्चों को पहले और शिक्षण के दौरान हम बच्चों को साथ साथ प्रेरित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम किसी भी तरीके का मोटिवेशन जो है बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो नेचुरल भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जैसे बच्चे को कोई ना कोई प्राइज़ देना, उसे उसकी प्रशंसा करना, उसकी प्रेज़ करना। अगर उसने जो है किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दिया है तो हम बच्चे को मोटिवेट करें। दूसरा, हम सिंपल से डिफ़िकल्ट, ये प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग भी है कि हम पहले साधारण चीज़ें, पहले इजी जो चीज़ें हैं वो सिखाएं बच्चे को, फिर धीरे धीरे हम बच्चे को डिफ़िकल्टी की ओर ले जाएं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चलें। फिर है हमारा कौशलों का विकास। हम बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करा के हम बच्चों के अंदर डिफरेंट स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। फिर है लर्निंग बाय डूइंग, काम करके सीखना।
ये भी हमारा लर्निंग प्रिंसिपल है। तो इसमें भी क्या है कि हमें बच्चों से काम कराना चाहिए, बच्चों को जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना चाहिए लर्निंग प्रोसेस के अंदर, तभी वो कुछ ना कुछ बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और उनके कॉन्सेप्ट और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अभ्यास द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हम बच्चे को जितने ज़्यादा जो है अनुभव प्रदान करेंगे, अनुभव कैसे प्रदान होंगे बच्चे को, अनुभव किस तरीके से प्रदान करेंगे बच्चों को उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, या बच्चे को कोई बच्चों के सामने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना और बच्चे को बोलना कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करे, और बच्चा जो है उसे बार बार प्रैक्टिस करे ताकि वो उसके व्यवहार में भी आ जाए। फिर है गोल सेंटर्ड, लक्ष्य केंद्रित। इस सिद्धांत का यूज़ करके हम जो है लर्निंग को गोल सेंटर्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास एक फिक्स्ड गोल नहीं होगा तब तक हमारी लर्निंग प्रोसेस जो है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं होगी। तो जब भी कोई व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखता है और उसमें जो है सफलता हासिल करता है। नेक्स्ट है स्व अधिगम, यानी कि सेल्फ लर्निंग। इसमें क्या है, बच्चा बार बार सीख रहा है, सीखने का प्रयास कर रहा है, उसे बार बार प्रयास कर रहा है और गलतियां भी कर रहा है, लेकिन गलतियों को उससे सीख कर फिर उन्हें इम्प्रूव कर रहा है। धीरे धीरे वो गलतियां जो है वो कम होती चली जाएंगी, तो यानी कि बच्चा सेल्फ लर्निंग कर रहा है। अब बात करें लिमिटेशन की। तो लिमिटेशन की बात करें कि ये जो सिद्धांत है इसमें प्रैक्टिस पे बल दिया गया है, इसमें प्रयास पर बल दिया गया है, लेकिन इसमें बुद्धि पर कोई ज़्यादा बल नहीं दिया गया है। ये जो विधि है ये मैकेनिकल है, यांत्रिक है। इसमें बार बार जो है बच्चों से अनुक्रियाएं कराई जा रही हैं, वो रिस्पॉन्सेज बच्चे से लिए जा रहे हैं। तो इसमें निरर्थक बहुत सारी क्रियाएं होती है जिसमें बहुत ज़्यादा समय भी नष्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा हमारे एफर्ट्स भी जो है वो भी वेस्ट होते हैं। फिर पिछड़े बच्चे और मंदबुद्धि बालक के लिए तो ये विधि जो है वो बेनिफिशियल है, लाभान्वित करती है उनको, क्योंकि हम बार बार प्रयास करा के उन्हें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो धीमी गति से सीखना पसंद नहीं करते, और इसीलिए ये विधि उनके लिए जो है वो लाभदायक नहीं है। तो ये सिद्धांत अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हर तरीके का अधिगम इस सिद्धांत से संभव नहीं है, क्योंकि बार बार हम कई बार प्रयास भी कर रहे हैं तब भी हमें सफलता कई बार नहीं मिलती है। तो ये जो है इसकी लिमिटेशंस थी, ये क्रिटिसाइज़ इन पॉइंट्स पर जो है इस थ्योरी को किया गया था। बाकी ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो ध्यान रखने वाले जो पॉइंट्स हैं कि इसमें जो प्राइमरी लॉज के बारे में बात की गई है और सेकेंडरी लॉज के बारे में बात की गई है, इसमें जो एलिमेंट्स बताए गए हैं लर्निंग के, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में बहुत बार देखे गए हैं। अब हम बात करें क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो आधुनिक शिक्षा का मूल सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर। तो हमने बहुत सारे सब स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा कि जो थ्योरीज़ है, बिहेवियरिस्ट थ्योरीज, कनेक्शनिज्म थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, उनमें से उनके सबके अलग अलग जो है वो पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट है पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि हम किसी भी लर्निंग को एज अ होल जो है कि कोई भी हमारे सामने समस्या है उसको एज अ होल, पूर्ण से अंश की ओर मतलब हम उस समस्या को एज अ होल देखते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये गेस्टाल्टवाद का जो है ये पॉइंट है गेस्टाल्टवाद का। तो गेस्टाल्टिज्म को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें भी कॉहलर की जो थ्योरी है, उसने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो इस उस थ्योरी को भी हम इस सीरीज़ में ज़रूर कवर करेंगे। गेस्टाल्टवाद जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखें। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो हमारे जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिन्होंने 1898 में जो थ्योरी दी ट्रायल एंड एरर, इन्हीं को ही फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट किस जानवर के ऊपर किया, तो हमने देखा एक्सपेरिमेंट जो है वो बिल्ली पर किया गया था। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के बिल्ली के ऊपर किए गए प्रयोग को क्या कहा जाता है, तो क्या किस थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है जब एक बच्चा सीखता है तो वह सीखने के लिए तैयार होता है, हम उसे प्रिपेयर करते हैं,
उसे हम रेडी टू लर्न करते हैं। तो ये लॉ जो है वो कौन से लॉ के अंतर्गत आता है? ये कौन सा नियम है? लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, बच्चे को अधिगम के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है रोज़ का टाइम टेबल फॉलो करना। थॉर्नडाइक के किस नियम को बताता है? विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक शोज टू फॉलो डेली टाइम टेबल। हम डेली टाइम टेबल क्यों बनाते हैं? ताकि हम जो लर्निंग है उसको बहुत अच्छे से कर पाएँ, बार बार प्रयास कर पाएँ, बार बार अभ्यास कर पाएँ। तो ये किस लॉ के अंतर्गत आता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यानी कि पुराना ज्ञान को नए ज्ञान में मतलब नई स्थिति में जो है यूज़ करना, उसका उपयोग करना। तो ये किस नियम से संबंधित है? हमने बहुत सभी नियमों को बहुत अच्छे से पढ़ा। तो ये सेकेंडरी लॉ है, उसका एक नियम जो है हमने पढ़ा भी है। आप इसे ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो ज़रूर मिल जाएगा, और आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज हमने थॉर्नडाइक थ्योरी, जिसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, उसको बहुत अच्छे से कवर किया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो उनकी भी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, ताकि ये जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं उन्हें बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।